हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेक्चर इन द सीरीज ऑफ इकोनॉमी थ्रू 1400 प्लस एमसीक्यूज। नाउ ऑलरेडी इस सीरीज में वी हैव कवर्ड चैप्टर 1 से लेके हमने कवर कर लिया है चैप्टर 15 तक। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में द प्लेलिस्ट हैव बीन मेड, जिसका कि मैं लिंक आपको अभी विजिबल आई बटन, जो कि आपको अपर राइट हैंड साइड में शो हो रहा होगा, आई बटन क्लिक करके यू कैन विजिट द प्लेलिस्ट, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। सो आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कंप्लीट द क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर बैलेंस ऑफ द पेमेंट्स। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज चैप्टर, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। नाउ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को स्टार्ट करने से पहले आई वुड गिव यू अ ब्रीफ समरी अबाउट द चैप्टर, सो दैट जब हम एमसीक्यूज को कवर करें तो ऑलरेडी आपको वो फैक्ट्स पता हों। तो नेक्स्ट 3 to 4 मिनट्स में इस पूरे चैप्टर की एक ब्रीफ समरी में आपको बता देता हूँ। ओके, नाउ सबसे पहले व्हाट एक्चुअली इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। मतलब बैलेंस मतलब क्या? दिस इज द सम ऑफ पेमेंट्स दैट हैव टू बी मेड। ओके, अगर मैं इसके प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूं, दिस इज द स्टेटिस्टिकल रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। अब हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली जितने भी इकोनॉमी से रिलेटेड या इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होते हैं, इन सबका स्टेटिस्टिकल रिकॉर्ड है विच इज देयर बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ वन कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज बेसिकली द बैलेंस ऑफ पेमेंट। जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो सारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में आते हैं ना। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो दो पार्ट्स होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के, या दो हम बेसिकली कहते हैं कि दो अकाउंट होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के। सबसे पहला तो होता है करंट अकाउंट। सो व्हाट एक्चुअली इज करंट अकाउंट? करंट मतलब क्या होता है? करंट मीन्स रीसेंट। तो शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में जितने भी ट्रेड होते हैं, द सेलिंग, द परचेज एंड सेल ऑफ द गुड एंड सर्विसेज, ऑल ऑफ दिस इज इंक्लूडेड इन द करेंट अकाउंट। सो करेंट अकाउंट में सबसे पहला जो कॉलम बनता है दैट इज ऑफ द विजिबल ट्रेड या ट्रेड ऑफ द विजिबल। अब विजिबल ट्रेड का क्या मतलब है? विजिबल मतलब क्या? दैट विच कैन बी सीन। ओके, सीन मतलब क्या? कि उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। तो जितने भी गुड्स होते हैं हमारे, जितने भी गुड्स होते हैं, इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट ऑफ द फिजिकल गुड सच एज ऑयल हो गया, ट्रेड हो गया, मशीनरी हो गई, क्रूड ऑयल हो गया, ये जितना भी है दिस कम्स अंडर द विजिबल ट्रेड, बिकॉज इसमें जो ट्रेड हो रहा है दिस वी कैन सी विथ आवर ओन आइज। ओके, नेक्स्ट जो कैटेगरी है अंडर द करेंट अकाउंट इज द इनविजिबल ट्रेड। अब इनविजिबल ट्रेड मतलब क्या? दैट विच कैन नॉट बी सीन। जैसे क्या? सर्विसेज। आप टेलीकॉम कंपनी को पेमेंट करते हो फॉर योर रिचार्ज सर्विसेज। ओके, तो क्या जो आप नेट इंटरनेट को यूज़ कर रहे हो, क्या उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है? नहीं है। दिस इज अ सर्विस। सो सर्विसेज होता है सबसे पहला पार्ट हमारे इनविजिबल ट्रेड का। ओके, सर्विसेज हो गई, टूरिज्म हो गया, शिपिंग हो गई, बैंकिंग होगी, ऑल ऑफ दिस कम्स अंडर द सर्विसेज वाला पोर्शन। ओके, नेक्स्ट जो होता है इसमें हमारा इनकम आता है। इनकम सच एज व्हाट? प्रॉफिट्स हो गए, इंटरेस्ट हो गया, जो हमें डिविडेंड आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे। मान लेते हैं हमने बाहर के किसी स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाया है, और हमने बाहर के किसी स्टॉक में पैसा लगाया है, उस स्टॉक पे जो हमें डिविडेंड मिल रहा है, उस पे जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, उस पे जो हमें डिविडेंड मिल रहा है, डिविडेंड के अंदर ये सारा कुछ आता है ना। अगर मैं बात करूं थर्ड कॉलम की, दैट इज अंडर द इनविजिबल ट्रेड, इज द ट्रांसफर। ट्रांसफर्स मतलब क्या? जो भी रेमिटेंसेस है, जो भी रेमिटेंसेस है, सच एज बाहर अगर कोई बंदा हमारे कंट्री का बाहर रह रहा है एंड ही और शी इज ट्रांसफरिंग मनी बैक होम, दिस कम्स अंडर द ट्रांसफर्स। दिस इज अ वन वे पेमेंट। बाहर लोग रह के काम करके बहुत सारे, अगर मैं रेमिटेंसेस की बात करूं तो यहाँ पे आपको एक करंट अफेयर से भी रिलेटेड फैक्ट पता होना चाहिए कि यूएई
में सबसे ज़्यादा इंडियन डायस्पोरा रिसाइड करता है। ओके, तो ये दिस ऑल ऑफ दिस इज अ पार्ट ऑफ करेंट अकाउंट। सो हमने अभी क्या समझा, मैं एक बार समरी में आपको बता देता हूँ। करेंट अकाउंट में दो पार्ट्स होते हैं, एक तो ट्रेड ऑफ द विजिबल्स जिसमें हमारा आता है फिजिकल गुड्स, ठीक है। देन हमारा होता है इनविजिबल, ट्रेड ऑफ द इनविजिबल आइटम्स सच एज, तीन इसमें पार्ट होते हैं। सबसे पहला सर्विस, सर्विसेज सच एज इन आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, बैंकिंग। इसके अलावा इनकम्स में प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एंड हमारा तीसरा जो कॉलम हो गया वो हो गया ट्रांसफर का। ऑल ऑफ दिस कम्स अंडर द करेंट अकाउंट। नेक्स्ट जो हमारा सेकेंड कॉलम बनता है, दिस इज द कैपिटल अकाउंट। नाउ कैपिटल अकाउंट के अंदर जो बैलेंस होता है, दिस इज बेसिकली फॉर अ लॉन्गर टर्म। लॉन्गर टर्म कैसे होगा तो मैं आपको बताता हूँ। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर सबसे पहला जो कॉलम बनता है वो इन्वेस्टमेंट्स का बनता है। अब इन्वेस्टमेंट्स मतलब क्या, विच इज़ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विच इज़ द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब आपको दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है, जब भी जब भी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है वो 10% से ज़्यादा अगर इन्वेस्टमेंट हो रही है, दिस इज कंसिडर्ड एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एंड 10% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो होती ही है, इन एडिशन टू दैट मैनेजेरियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी जो है वो वही कंपनी हैंडल करती है जिसने इन्वेस्ट किया है। ओके, जबकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, ये लेस देन 10% जब इन्वेस्टमेंट होती है एंड इसकी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का काम उस कंपनी पे नहीं होता है जिसने पैसा इन्वेस्ट किया है। ओके, दिस इज नोन एज एफपीआई। एफपीआई को हम हॉट मनी भी बोलते हैं क्योंकि ये बहुत वल्नरेबल होती है। वल्नरेबल इन द सेंस कि जैसे इंडिया में बहुत सारा एफडीआई आता है, वी नो दैट सिंगापुर यूएसए से बहुत ज़्यादा एफडीआई आता है। अभी रिसेंटली इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में एक वॉर लाइक सिचुएशन इरप्ट हुई थी। सो उसका असर आपने सेंसेक्स पे देखा होगा। तो जैसे ही लोगों को लगा कि इंडियन पाकिस्तान की वॉर हो रही है एंड वॉर लाइक सिचुएशन है, दे स्टार्ट विदड्रॉइंग देयर मनी। तुरंत उन्होंने इंडियन मार्केट से अपना पैसा निकाला और किसी दूसरे कंट्री के मार्केट में उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ कंसिडर्ड वेरी वॉलेटाइल, बहुत ज़्यादा ये प्रोन सेंसिटिव होता है टू द वेरियस इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल फ्लक्चुएशंस दैट आर देयर इन एन इकोनॉमी। ओके, सो एफपीआई को हम हॉट मनी भी होता है बोलते हैं। तो सबसे पहला तो कॉलम हमने देखा कि इसमें एफडीआई आ गया, हमारा एफपीआई आ गया, ठीक है। एफडीआई से हम क्या समझ गए कि ये लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट होती है। एफपीआई मतलब क्या, क्योंकि ये वॉलेटाइल है तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। इसके अलावा दूसरे कॉलम की मैं बात करूं तो लोन्स एंड बोरोइंग्स हमारे कैपिटल अकाउंट के अंडर आता है। ओके, नाउ लोन्स एंड बोरिंग्स में क्या आएगा, ईसीबी आएगा। ईसीबी क्या है हमारा, दिस इज द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। ओके, देन हमारा जो थर्ड कॉलम बनता है वो बनता है बैंकिंग कैपिटल का। अब बैंकिंग कैपिटल क्या होता है, सो बैंकिंग कैपिटल होता है जो एनआरआई जो बाहर रह रहा है, दैट इज नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, जो पैसा इंडियन बैंक में डिपॉजिट करते हैं वो बैंकिंग कैपिटल के अंडर आता है एंड वो हमारा जो है वो कैपिटल अकाउंट के अंडर है। ओके, नाउ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे ये डिफरेंशिएट करने आना चाहिए कि जो रेमिटांसेस होते हैं दैट इज दी वन वे पेमेंट। वन वे पेमेंट जो होती है दिस इज काउंटेड अंडर द करेंट अकाउंट। बल्कि जो बैंकिंग कैपिटल होती है, क्या ये वन वे पेमेंट है, नहीं ना, क्योंकि एनआरआई अगर इंडियन बैंक में पैसा जमा कर रहा है तो कल को उस बैंक को पैसा वापस भी तो करना पड़ेगा ना। सो दिस इज अ टू वे पेमेंट। ओके, सो एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना, एफडीआई एफपीआई तो मैंने बताया ही, इसके एडिशनल एक करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट का डिफरेंशिएशन वाला पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ बेसिकली अब हमने देख लिया क्या एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूट करता है एक करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट में। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चंस, टोटल 70 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड जो भी एडिशनल नया पॉइंट आएगा आई विल टेल यू दैट पॉइंट, आई विल एक्सप्लेन यू दैट पॉइंट एंड सो हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा विथ एमसीक्यू एज वेल एज द स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द एमसीक्यूज नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रिकॉर्ड tracks all the economic transactions between a country's resident and the rest of the world.
So this is nothing but balance of payments. Okay. नाउ ये बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं ये मैंने आपको बता दिया है, ये चैप्टर्स ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं. ओके. जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेटर होता है हमारा नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इनटू 100. ठीक है. एंड इट इज कंसिडर्ड एज अ बेस्ट मेजर टू मेजर द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है. इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए भी एक बहुत इफेक्टिव टूल माना जाता है जीडीपी डिफ्लेटर को. ओके. सो यहाँ पे क्या हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द करेक्ट आंसर. इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन कंट्रीज रेसिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. नेक्स्ट इज विच बीओपी account, that is balance of payment account, records the export and import of physical goods. मैंने आपको दो अकाउंट्स बताए थे. सबसे पहला कौन सा था? करेंट अकाउंट. देन मैंने बताया था आपको कैपिटल अकाउंट. अब थोड़ा सा आप याद करो, याद करने की कोशिश करो. करेंट अकाउंट में मैंने आपको क्या बताया था? बैलेंस ऑफ ट्रेड बताया था, जिसमें कि विजिबल आइटम्स थे. विजिबल मतलब क्या? विच वी कैन सी. तो जो फिजिकल गुड्स होते हैं इसको तो हम देख सकते हैं. तो ये किस अकाउंट के अंदर आएगा? ये करेंट अकाउंट के अंदर आएगा. ओके. फिजिकल गुड्स, विजिबल बैलेंस भी, विजिबल, द ट्रेड ऑफ विजिबल इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द करेंट अकाउंट. इसके अलावा द इनविजिबल बैलेंस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द करेंट अकाउंट. ये भी आप ध्यान में रखना. ओके. सो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ फिजिकल गुड्स कम्स अंडर द करेंट अकाउंट. नेक्स्ट है what is the subcomponent of current account that specifically covers the services. so यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछा है कि सर्विसेज एक करेंट अकाउंट है या सर्विसेज एक कैपिटल अकाउंट है. आपको सब कंपोनेंट बताना है. तो करेंट में हमने देखा था एक तो विजिबल था, जो कि अभी हमने देखा, दैट इज रिलेटेड टू द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ फिजिकल गुड्स. जो दूसरा अकाउंट था हमारा, ये इनविजिबल था, जिसमें कि निमोनिक याद रख लो ना, सिट नाम से याद रख लो. सिंपल तो है. एस से सर्विसेज है, आई से हमारे इनकम है, एंड टी से हमारे ट्रांसफर्स हैं, ट्रांसफर रेमिटांसेस पेमेंट्स. ओके. जिसमें वन वे पेमेंट रेमिटांसेस इज ऑल्सो इंक्लूडेड. तो सर्विसेज कौन से सब सेक्टर में आई? इनविजिबल में ही तो आई ना. यही तो हमसे पूछ रहे हैं यहाँ पे. सब कंपोनेंट ऑफ करेंट अकाउंट दैट स्पेसिफिकली कवर सर्विसेज इज इनविजिबल्स. मर्चेंडाइज हमारा विजिबल्स में आ गया. एफडीआई हमारा कैपिटल अकाउंट में आ गया, इन्वेस्टमेंट वाले कॉलम में. ईसीबी जो है, दिस इज ऑल्सो अंडर द कैपिटल अकाउंट ओनली. तो आई कैन गारंटी यू दैट अगर आपने ये लेक्चर देख लिया तो बैलेंस ऑफ पेमेंट से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप नहीं फंसोगे. आई कैन गारंटी यू दैट, किसी भी एग्जाम में आ जाए. नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रांसफर पेमेंट इन करेंट अकाउंट. अब ट्रांसफर पेमेंट जनरली क्या होती है? दिस इज द पेमेंट विच इज डन without any intention of receiving it back. It means what? This is a one way payment. एग्जाम्पल क्या हो सकता है वन वे पेमेंट का? तो इसका अगर मैं आपको बताऊं तो सब्सिडीज सबसे बड़ा एग्जाम्पल है. अगर मान लो आपको एलपीजी की सब्सिडी मिल रही है, तो क्या एलपीजी की सेल सब्सिडी गवर्नमेंट से तो आ गई आपके बैंक अकाउंट में. ये मान लो आपका बैंक अकाउंट है, सब्सिडी रिसीव कर ली आपने अपने बैंक अकाउंट में. तो क्या ये सब्सिडी आपको वापस पे करनी है क्या गवर्नमेंट को? नहीं. तो ये वन वे पेमेंट तो हुई ना. इसी तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की अगर बात करें तो रेमिटांसेस, इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स एनी मनी दैट इज सेंट इन अमाउंट ऑफ गिफ्ट. अब गिफ्ट भी तो वन वे पेमेंट है ना. अब किसी का बर्थडे है और आपने उस इंसान को 2,000 रुपये बर्थडे की गिफ्ट दी, तो वो पैसा वापस तो नहीं करेगा. तो गिफ्ट इंक्लूड होता है इसमें, रेमिटांसेस इंक्लूड होते हैं. रेमिटांसेस मतलब क्या? द citizen of this country India or any other people who is residing in any other country and transferring money to his family here in India. तो दिस इज रेमिटांस इज ऑल्सो वन वे पेमेंट. इसके अलावा अगर किसी ने डोनेशन दिया है, डोनेशन भी तो वन वे पेमेंट ही हो गया ना. डोनेशन का पैसा वापस तो नहीं करना है. सो गिफ्ट, डोनेशन, रेमिटांसेस, ऑल ऑफ दीज आर एग्जाम्पल ऑफ द ट्रांसफर पेमेंट. तो इन ऑप्शंस में से सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है हमारा, तो ये तो टू वे हो गया.
टू वे कैसे हो गया? अगर हम पैसा दे रहे हैं, इफ़ यू आर पेइंग द मनी, तो हमें सर्विस मिलेगी ना इन रिटर्न। तो ये वन वे तो हुआ नहीं, टू वे हो गया। तो यहाँ पे ट्रांसफर पेमेंट का एग्जाम्पल इन अ करेंट अकाउंट इज रेमिटांसेस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। What is the result when a country's total import of goods exceeds its total import? मान लो import, एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाता हूँ आपको, आप कंफ्यूज नहीं हो गए। मान लो दो कंट्रीज हैं, एक तो है इंडिया एंड सेकेंड वन इज चाइना। ओके, ना यहाँ पे बात करते हैं हम चाइना एंड इंडिया के ट्रेड की। तो आपको तो ये तो सबको बात पता है, इंडिया चाइना को इंपोर्ट करता है एंड एक्सपोर्ट भी करता है। सेम सिचुएशन में चाइना भी इंडिया को इंपोर्ट करता है एंड एक्सपोर्ट करता है। तो आप मुझे एक सिंपल सी बात बताओ कि क्या चाइना हमें ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है या इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है? ऑब्वियसली चाइना ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई ना? अब ये तो हो गई एक्सपोर्ट की नज़र से बात। अगर मैं बात करूं इंपोर्ट की नज़र से बात, तो क्या चाइना ज़्यादा इंपोर्ट करता है इंडिया से या इंडिया ज़्यादा इंपोर्ट करता है चाइना से? ऑब्वियसली इंडिया ज़्यादा इंपोर्ट करता है चाइना से। तो जब किसी भी कंट्री का इंपोर्ट उसके एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो, देन दैट कंट्री इज बिलीव टू हैव अ ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट मतलब क्या? कि हम सामान को एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं एंड उस कंट्री से हम सामान इंपोर्ट ज़्यादा करवा रहे हैं। समझ में आ गई बात? ये हमारा ट्रेड डेफिसिट होता है व्हेन द कंट्रीज टोटल इंपोर्ट ऑफ गुड एक्सीड्स द टोटल एक्सपोर्ट। यहीं अगर उल्टा हो, अगर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं एंड इंपोर्ट हम कम कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो ट्रेड सरप्लस होगा। सिंपल है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट which account records the transactions that create a liability or reduce assets? अब बहुत अच्छे से इस फैक्ट को मैंने आपको बजट वाले चैप्टर में बताया है कि बजट वाले चैप्टर में कब? जब हम कैपिटल अकाउंट एंड रेवेन्यू अकाउंट देख रहे थे, कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट देख रहे थे ना, तो उसमें हमने क्या देखा था कि जो भी ट्रांजेक्शन से या तो एसेट इंक्रीज हो, एसेट डिक्रीज हो, या लाइबिलिटी इंक्रीज हो या लाइबिलिटी डिक्रीज हो, जिन भी ट्रांजैक्शन से एसेट में फ़र्क पड़ रहा है या लाइबिलिटीज़ में फ़र्क पड़ रहा है, ऑल ऑफ दिस ट्रांजैक्शन आर नोन एज द ट्रांजैक्शन दैट रिलेट टू द कैपिटल अकाउंट। अब इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट में एप्लीकेशन कैसे होगा? तो कैपिटल अकाउंट में हमने देखा था ईसीबी, दैट इज व्हाट? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग देखा था। तो आप किसी कंट्री से पैसा ले रहे हो, इंडिया मान लो पैसा ले रहा है यूएसए से। ओके, अब इंडिया ने पैसा लिया यूएसए से, तो इंडिया की लाइबिलिटी तो बढ़ गई, लाइबिलिटी तो बढ़ी ना, क्योंकि ये पैसा यूएसए को वापस करना पड़ेगा, प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट भी वापस करना पड़ेगा। तो इस ट्रांजैक्शन से क्या हुआ? लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। ओके, जिस भी ट्रांजैक्शन से आपकी या तो लाइबिलिटी क्रिएट हो या एसेट का रिडक्शन हो, दिस ट्रांजैक्शन इज नोन एज द ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू द कैपिटल अकाउंट। Next is, what does the FDI stand for in the international economics? FDI is foreign direct investment, ठीक है। एंड एफपीआई क्या होता है? एफपीआई होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एफपीआई इज ऑल्सो नोन एज हॉट मनी, इसको आप ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। सो एफडीआई स्टैंड्स फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्राइटेरिया मैंने बता ही दिया आपको, 10% से ज़्यादा इक्विटी में इन्वेस्ट होता है और जो मैनेजमेंट होती है वो भी कंट्रोल की जाती है बाय द कंपनी दैट इज इन्वेस्टिंग। नेक्स्ट है हमारा, विच इन्वेस्टमेंट टाइप इन्वॉल्व्स बाइंग शेयर्स और बॉन्ड्स विदाउट द मैनेजमेंट कंट्रोल? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था डिफरेंस बिटवीन एफडीआई एंड एफपीआई। अब एफपीआई में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, एक तो 10% से कम की इन्वेस्टमेंट होती है इक्विटी में, दूसरा मैनेजमेंट कंट्रोल वगैरह नहीं होता है, उसके डिसीजन मेकिंग में कोई भी हाथ नहीं होता है
सोल पर्पस होता है कि जब तक प्रॉफिट हो रहा है तब तक हम पैसा लगाएं, उसके बाद जैसे ही मार्केट में वोलेटिलिटी आए वो हम पैसा लेके मार्केट से निकल जाएं। सो FPI is an investment that involves buying shares or bonds without the management control. नेक्स्ट है व्हाट आर पार्टिसिपेटरी नोट्स। अब मान लेते हैं कि कोई फॉरेन कंट्री का नेशनल है। अब फॉरेन कंट्री के नेशनल को लगाना है भैया इंडिया की स्टॉक मार्केट में पैसा, एंड वो ये चीज़ देखता है कि भैया इंडिया की स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए मुझे तो सेबी के पास रजिस्टर करना पड़ेगा। अब इतना झमेला कौन लेगा भाई सिंपल से इन्वेस्टमेंट के लिए। सो पार्टिसिपेटरी नोट्स इज अ वे इन विच द फॉरेन इन्वेस्टर्स आर अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडियन मार्केट विदाउट through the registered broker without being registered with SEBI themselves। तो फॉरेन नेशनल को सेबी के पास रजिस्टर्ड नहीं करना पड़ता, वो रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के पास जाके एंड अपना पैसा इंडिया की शेयर मार्केट में लगा सकते हैं। दिस इज नोन एज पार्टिसिपेटरी नोट्स, एंड ये यूपीएससी का एक बहुत फेवरेट टॉपिक है, यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, क्लियर है ये? मेरे हिसाब से तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैंने इतनी क्लैरिटी से आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन अ ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। अब सिंपल सी बात है, ग्रीन मतलब क्या होता है, हरा। हरा मतलब क्या, न्यू। पेड़ पे तो नए पत्ते उगते हैं ना, तो न्यू है, नए पत्ते आए हैं तो वो ग्रीन कलर के होंगे। तो जितनी भी न्यू इन्वेस्टमेंट होगी दिस इज नोन एज ग्रीन फील्ड, एंड जो भी ओल्ड इन्वेस्टमेंट होगी या ओल्ड प्रोजेक्ट्स को वापस से रेनोवेट करने का काम या कोई भी काम किया जाएगा ओल्ड प्रोजेक्ट्स पे, वो हमारे ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, सो न्यू वर्सेस एग्जिस्टिंग, ये जो है ना इन्वेस्टमेंट पे भी ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड का सेम मतलब होता है। इसके अलावा जो क्या बोलते हैं जैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं ना कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, उसमें भी ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड का ये मतलब होता है। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होते हैं जो बिल्कुल न्यूली बनते हैं, न्यूली बनाए जाते हैं, बिल्कुल स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, स्क्रैच से बनते हैं। इसी पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था सीएससी एग्जामिनेशन में, उसने पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स दैट हैव बीन मेड रिसेंटली इन इंडिया। तो आपको अगर ग्रीन फील्ड का ही मतलब पता नहीं होगा तो आप नहीं बता पाओगे ना कि एयरपोर्ट से रिगार्डिंग उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। ओके, सो बेसिक मतलब होता है न्यू वर्सेस द एग्जिस्टिंग फैसिलिटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, विच रूट फॉर एफडीआई रिक्वायर्स नो प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट और आरबीआई। अब दो तरीके की एफडीआई पे इन्वेस्टमेंट होती है, एक होती है ऑटोमेटिक रूट, द वन इज ऑटोमेटिक रूट, एंड सेकेंड वन इज अप्रूवल वाला। ऑटोमेटिक में क्या होता है कि नो अप्रूवल इज नीडेड, नो अप्रूवल इज नीडेड फ्रॉम गवर्नमेंट और आरबीआई। एंड अप्रूवल बेसिस पे क्या होता है, कोई भी कंपनी अगर इन्वेस्ट कर रही है ही दैट कंपनी नीड्स टू टेक परमिशन फ्रॉम द इधर गवर्नमेंट एंड द आरबीआई। ओके, अप्रूवल में अप्रूवल लेना पड़ता है, ऑटोमेटिक में कोई भी अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, सो एफडीआई दैट रिक्वायर्स नो प्रायर अप्रूवल इज द ऑटोमेटिक रूट। नेक्स्ट इज विच सेक्टर इन इंडिया स्पेसिफिकली रिक्वायर्स द गवर्नमेंट अप्रूवल रूट फॉर एफडीआई। अब बताओ, सिंपल सी लॉजिकल बात है, हर कंट्री के फाइनेंशियल सेक्टर हो जाए, डिफेंस सेक्टर हो जाए, ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो जाए, ये बहुत ज़्यादा फ्रिजाइल सेक्टर होते हैं विच इज़ कंसर्न विद द नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, तो जो भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर्स होते हैं ना एंड कोर सेक्टर्स होते हैं, जनरली उन सेक्टर्स में गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं करने देती है फॉरेन एंटिटीज़ को, प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में इन्वेस्टमेंट नहीं जाने देती है इन कोर सेक्टर्स की। कोर सेक्टर्स ये कौन से हैं इंडिया में, डिफेंस का सेक्टर है, बहुत ही सेंसिटिव इशू है, तो डिफेंस जो है वो सारा गवर्नमेंट खुद देखती है। इसके अलावा स्पेस में देखो आप बताओ कितने प्राइवेट प्लेयर्स हैं इंडिया में स्पेस के, कोई भी नहीं है ना, इसरो ही तो लॉन्च कंडक्ट करता है सारे। इन एडिशन टू दैट अगर मैं बात करूँ तो रेलवेज देख लो, रेलवेज में भी एक तरीके से मोनोपोली ही है। ठीक है, तो बेसिकली जो कोर सेक्टर्स होते हैं ना, यहाँ पे गवर्नमेंट जनरली अप्रूवल बेसिस पे एफडीआई को अलाउ करती है, और ये नहीं कि ऑटोमेटिक रूट से कोई भी आया पैसा लगा के और चला गया और ओनरशिप लेके चला गया। तो जो यहाँ पे
बेसिक कोर सेक्टर्स होते हैं, सच एज, अब क्वेश्चन देखते हैं, विच सेक्टर इन इंडिया टिपिकली रिक्वायर्स द गवर्नमेंट अप्रूवल। अब ऑटोमोबाइल, क्या ये बहुत क्रिटिकल सेक्टर है? नहीं है। एग्रीकल्चर, क्या ये बहुत क्रिटिकल सेक्टर है? नहीं है। डिफेंस, यस दिस इज अ क्रिटिकल सेक्टर। तो यहाँ पे अप्रूवल रूट के थ्रू इन्वेस्टमेंट की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डज द ईसीबी स्टैंड फॉर रिगार्डिंग द इंटरनेशनल बोरोइंग। सो ईसीबी स्टैंड्स फॉर द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। अब व्हाट इज द टिपिकल मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी रिक्वायर्ड फॉर द ईसीबी। अब जितने भी कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं वो जनरली 1 ईयर से ज़्यादा होते हैं, बेसिकली 3 और 5 ईयर्स के होते हैं। तो मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी डेट जो होती है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग की, वो 3 ईयर्स होती है। ओके, नाउ विच कंपोनेंट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो सबसे ज़्यादा जो इंडिया का पार्ट है दैट इंक्लूड्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इज द फॉरेन करेंसी एसेट। इसके अलावा गोल्ड होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, रिवर्स ट्रांसपोजिशन है, ये भी आईएमएफ की होती है। ऑल ऑफ दिस इज अ पार्ट ऑफ द इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ओके, नेक्स्ट है, हु मैनेजेस द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया। नाउ जब मैं आपको आरबीआई का चैप्टर बता रहा था तभी मैंने आपको बताया था, अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा एक्ट ऑफ 1999, द आरबीआई हैज सोल पावर टू मैनेज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया। ओके, सो आरबीआई हमारा यहाँ पे मैनेज करता है फॉरेक्स रिजर्व्स को। नेक्स्ट है, व्हाट आर एसडीआर एज एलोकेटेड बाय आईएमएफ। तो एसडीआर होता है स्पेशल ड्राइंग राइट, एसडीआर होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ठीक है, एंड बेसिकली ये करेंसी नहीं होती है, ये एक चीज़ ध्यान रखना, दिस इज नॉट अ करेंसी। ठीक है, क्लेम भी नहीं होता है ये बस आईएमएफ एलोकेट करता है to supplements the member countries' official reserves. Next है, what does the reserve transposition represent? So RTP is a country's quota in the IMF. It refers to a portion of a quota a member country provide to the IMF then can be accessed without a fee. Investment के according IMF quota allocate करता है and reverse transposition is that quota only. Next देखते हैं, next is, what is the term for BOP transactions made for profit motives? Now profit motives के लिए जो BOP या balance of payment में transaction किए जाते हैं that is known as the autonomous transactions. Now these transactions are above the line items that are undertaken for the economic motives like profit. Next है, which transactions are used to bridge the gap in the BOP to achieve balance. Now balance को achieve करने के लिए accommodating transactions are performed. ठीक है, डिफरेंस ये है कि जो autonomous transactions होते हैं these are above the line and these are for the profit making purposes. On the other hand, the accommodating transactions are known as the below the line items that are there to correct a balance of payment surplus or deficit. Next is, what is the primary cause of a balance of payment crisis? अब balance of payment crisis कब आ सकता है? जब आपके imports जो हैं that are more than the things that you export. It means that import is higher and exports are lower. Also इससे होगा क्या, अगर आपके इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं एक्सपोर्ट्स कम है तो इनकमिंग जो आपकी करेंसी होगी वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होगा। तो ऑब्वियसली जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आएगा देन इंपोर्ट्स वुड बी हायर, फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन करेंसी का क्राइसिस होगा एंड यू विल बी इनेबल टू पे फॉर द एसेंशियल इंपोर्ट आइटम्स। नेक्स्ट इज, which of the following is not included in the current account? अब current account में क्या include नहीं किया जाता है? So this is a pretty simple question, मैंने आपको already explain कर दिया है बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में।
टूरिज्म इनकम ऑब्वियसली करंट अकाउंट का पार्ट है। गिफ्ट फ्रॉम अब्रॉड, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट। इसके अलावा डोनेशन भी पार्ट होता है। इसके अलावा रेमिटेंसेस भी पार्ट होते हैं ऑफ द करेंट अकाउंट। ओके, नाउ परचेज ऑफ अ फॉरेन कंपनी, दिस कम्स अंडर द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, और ये एफपीआई में भी आ सकती है, एफडीआई में मोस्टली आती है ये, क्योंकि फॉरेन कंपनी का परचेज किया जाता है तो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन का भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है। So this is in the case of FDI. Okay, so purchase of foreign company is an FDI transaction that basically comes under the capital account. Okay, so जो हमारा ऑप्शन सी है, this is not included in the current account. Now how does a NRI deposit impact the BOP? अब NRI का डिपॉजिट कैसे इम्पैक्ट करता है? तो हमने क्या देखा था, कैपिटल अकाउंट के अंदर there was a particular head which was known as banking capital. Okay, now ये जो banking capital है, this comes under the capital account and this is obviously the part of a capital account. Now next is, what does ADR stand for in the context of portfolio investment? So हमने देखा था participatory notes were used by the foreign nationals to invest in the Indian market. What if कि इंडिया के लोगों को फॉरेन की मार्केट में इन्वेस्ट करना हो, तो इन सच सिचुएशन देयर आर GDRs। GDRs मतलब क्या है? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। ठीक है, नाउ हर कंट्री के लिए स्पेसिफिक रिसीट्स होती हैं। जैसे GDR स्टैंड्स फॉर ग्लोबल, अगर इंडिया के लोग अमेरिका के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दिस इज नोन एज ADR, दैट इज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ओके, नाउ इसका कंटेक्स्ट यहाँ पे यही है, ADR हमसे पूछा गया है, सो ADR स्टैंड्स फॉर द अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। These are the negotiable certificates issued by the US banks representing shares in a foreign company. Next है, what is a GDR? अभी मैंने बताया, Global Depository Receipts. ठीक है, now these are similar to ADR but are issued in international market outside of United States. Now next is, which term describe the exchange rate adjusted for price differences between the countries? Now the exchange rate that is adjusted for price differences between the country is REIR. ठीक है, REIR stands for real effective exchange rate. This is the weighted average of a currency in relation to basket of currencies adjusted for inflation. हमने set of countries ले लिया, ठीक है, सेट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज की करेंसी को लिया एंड इसके बाद हम उसको में से इन्फ्लेशन को माइनस करके और इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके जो हम रेट निकालते हैं, दिस इज नोन एज रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ऑन दी अदर हैंड, अगर ये रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इज नॉट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, अगर ये इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट नहीं होता है, दिस इज नोन एज द नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। नाउ ये रियल से नॉमिनल हम कैसे आ सकते हैं, नॉमिनल से रियल कैसे होता है, ये सारा कंसेप्ट मैं आपको GDP के चैप्टर में बता चुका हूँ। आई विल ऑल्सो अटैच द लिंक ऑफ द प्लेलिस्ट ऑफ द इकोनॉमी वाला ये पूरा कोर्स, तो आप उसको वहाँ से आप जाके एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज इट। नाउ व्हाट इज नीर? नीर क्या है? This is the nominal effective exchange rate. This is an unadjusted weighted average value of a currency relative to a basket of other currency. The basic difference between REIR and NEER is that REIR is adjusted for inflation. On the other hand, जो हमारा NEER होता है, this is nominal, and हमें पता है the nominal rates is not adjusted for inflation. नेक्स्ट है हमारा, विच थ्योरी कंपेयर्स द कॉस्ट ऑफ
स्टैंडर्ड बास्केट ऑफ गुड्स अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। जब हम डिफरेंट कंट्रीज की करेंसी को पेग करते हैं टू नो द एक्सचेंज रेट, दिस इज नोन एज रीर और नीर। ओके, नाउ जैसे हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं टू चेक द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, वैसे ही देयर इज अ मेट्रिक नोन एज पीपीपी, दैट इज द परचेजिंग पावर पैरिटी। दिस इज नोन एज पीपीपी। इसमें व्हाट वी डू इज वी कंपेयर द कॉस्ट ऑफ अ स्टैंडर्ड बास्केट ऑफ गुड। एक बास्केट ऑफ गुड हमने ले लिया, ठीक है, एंड इसमें हमने डिफरेंट गुड्स को डाला। ओके, डिफरेंट गुड्स इसमें हैं ना। जो इसमें डिफरेंट गुड्स हैं इसको हम कंपेयर करेंगे। मान लीजिए हमारे पास 3 बास्केट्स ऑफ गुड है। ओके, सिमिलर गुड्स हैं इन तीनों बास्केट में, ठीक है, ये गुड्स बिल्कुल सिमिलर हैं। एक बास्केट जो है वो यूएसए के रेट्स को कंपेयर कर रही है, दूसरी चाइना के रेट्स को कंपेयर कर रही है, एंड तीसरी हमारे इंडिया के रेट्स को कंपेयर कर रही है। तो दिस इज अ वेरी गुड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग दैट व्हाट द लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन दैट कंट्री इज, या कितनी महंगाई है। ओके, दिस इज नोन एज परचेजिंग पावर पैरिटी। नाउ परचेजिंग पावर पैरिटी और पीपीपी के अकॉर्डिंग जो इंडिया है, दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, ठीक है जी। नेक्स्ट इज if a burger cost $5 in US and rupees 250 in India, what is the PPP exchange rate? So pretty much simple है, जो इंडिया का रेट है we will divide it by US डॉलर। so रुपी को हमने US डॉलर से डिवाइड किया, so this is 250 by 5, that is the $50 is the PPP exchange rate, rupees 50 per dollar. Okay, no. What is external assistance? अब it is also a part of the foreign trade only? No. अब important point यहाँ पे ये है आपके लिए जानना कि 2 अलग अलग टर्म्स है। एक तो है ECB, दैट इज द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। अब कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए जो बोरिंग होती है इसमें जो इंटरेस्ट रेट आपको पे करना पड़ता है इट इज हाई। ओके, वेयर एज एक्सटर्नल असिस्टेंस है। नाउ द वर्ड सेज असिस्टेंस। असिस्टेंस मतलब क्या होती है? असिस्टेंस मतलब होता है हेल्प। सो हेल्प इज प्रोवाइडेड एट अ कंसेशनल रेट। या तो हेल्प थोड़ी आपको सस्ती प्रोवाइड की जाएगी, या तो ये जो हेल्प होगी वो फ्री होगी। तो अगर तो ये हेल्प फ्री की जा रही है तो दिस इज नोन एज अ ग्रांट और दिस इज नोन एज अ डोनेशन। ऑन द अदर हैंड अगर इसमें कुछ कंसेशनल रेट पे, जैसे मान लेते हैं कमर्शियल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, एंड अब जो पैसा दिया जा रहा है कंसेशनल रेट पे वो 2% पे दिया जा रहा है, तो इट इज नोन एज द एक्सटर्नल असिस्टेंस। ओके, क्लियर है? आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नाउ which component of forex reserve is often known as the paper gold? paper gold हम किसे कहते हैं? Now correct answer is SDR or the special drawing rights of the International Monetary Fund. This is known as the paper gold. Okay, because they represent a claim on a currency. Next is what happens to the balance of payment when a country receives a gift from a foreign government? अब अगर कोई कंट्री गिफ्ट रिसीव कर रही है, so this is under the ट्रेड ऑफ इनविजिबल्स। एंड यहाँ पे हमने सिट का कंसेप्ट देखा था। एस स्टैंड फॉर सर्विसेज, आई स्टैंड फॉर इनकम, एंड टी जो है इट स्टैंड्स फॉर ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र में हमारा गिफ्ट्स भी था, ट्रांसफ़र में हमारा डोनेशन भी था, इसमें हमारे रेमिटेंसेस भी थे। सो जो गिफ्ट है ये हमारे इनविजिबल ट्रेड में आती है, एंड इनविजिबल ट्रेड हमारा करेंट अकाउंट क्रेडिट में जाता है। सो इट विल गो इन द करंट अकाउंट्स कैटेगरी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विच फैक्टर कंट्रीब्यूट्स टू अ सिग्निफिकेंट राइज इन द इंडियन फॉरेन एक्सचेंज? मतलब इंडियन फॉरेन एक्सचेंज राइज कब करेगा? अब ये राइज कब करेगा? जब हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी। इट मीन्स व्हाट कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे।
ठीक है, जब एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो हम गुड्स बाहर भेजेंगे, द गुड्स विल बी सोल्ड टू द अदर कंट्रीज एंड इन रिटर्न दे विल पे अस। तो पे वो अपनी करेंसी में करेंगे तो हमारे पास फॉरेन फॉरेन रिजर्व भी आएगा। ठीक है, सो हाई इम्पोर्ट कॉस्ट, इम्पोर्ट कर रहे हैं तो वी हैव टू पे, तो इससे तो बिल्कुल भी फॉरेक्स जो है वो राइज नहीं करेगा। नेक्स्ट है हमारा रेमिटांसेस। रेमिटांसेस आर द वन वे पेमेंट दैट आर डन बाय द पीपल रिसाइडिंग इन अदर कंट्री टू द पीपल लिविंग इन दिस कंट्री। तो जब वो रेमिटांसेस भेजते हैं तो ऑब्वियसली जो है वो फॉरेक्स जो है वो रेस करेगा। नेक्स्ट इज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है इंडिया में, तो दिस विल ऑल्सो लीड टू इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। सो ऑब्वियस सी बात है बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर हमारे यहाँ पे डिक्रीज होगा इन एक्सपोर्ट्स तो ऑब्वियसली द फंड्स एंड द फॉरेक्स रिजर्व विल डिक्लाइन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को हम मेंटेन क्यों करते हैं? सो दैट हमें अगर कुछ इम्पोर्ट करना हो तो हमारे पास मनी भी तो होना चाहिए ना उनको उस करेंसी में देने के लिए। दैट इज वाई वी मेंटेन अ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व टू मीट आवर इम्पोर्ट नीड्स। एक तो इम्पोर्ट नीड्स जो है वो हमारी शॉर्ट टर्म के लिए होती है एंड इन लॉन्ग टर्म अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्राइसिस होता है। फॉर एग्जांपल अभी इंडिया में सॉरी नॉट इंडिया बट इन द मिडिल ईस्ट वॉर कंडीशन इज देयर, वॉर इज गोइंग ऑन राइट नाउ। सो स्टेबिलिटी के इश्यूज के से रिलेटेड भी हमें जो है वो फॉरेक्स जो मेंटेन करना पड़ता है। सो इट इज़ देयर टू इंश्योर द स्टेबिलिटी एंड मीट द इम्पोर्ट ऑब्लिगेशंस। Next is in the balance of payment accounting, what are errors and omissions? So error and omission, error मतलब क्या कि कोई गलती हो गई, omission मतलब क्या कि किसी चीज़ को आप लिखना भूल गए, you forget to write down something in your book. So these are the balancing items for statistical discrepancies. कभी कभार एरर होते हैं, उसी के लिए ये एरर एंड ओमिशंस को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा विच इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड हॉट मनी ड्यू टू इट्स वॉलेटाइल नेचर। ना ये क्वेश्चन आ गया हॉट मनी का, बट ये मैंने आपको अभी पहले ही बता दिया है कि हॉट मनी इज हमारा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि दिस मनी कैन लीव द कंट्री क्विकली ड्यूरिंग एन इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। Next is what is the current account balance if the invisibles are positive but there is a large trade deficit. Now if the invisible is positive but large trade deficit है, अब ये trade deficit कितना है, कैपिटल अकाउंट में कितना है, करेंट अकाउंट में कितना है, किस तरीके से चीज़ें ऑपरेट कर रही हैं, दिस विल डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ द हेड। ओके, now which of the following is not a mode of service in international trade defined by WTO? now ओके ऑल राइट, ये जो क्वेश्चंस आ गए हमारे, ये हमारे आ गए हैं इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड। बैलेंस ऑफ पेमेंट के हमारे इतने ही क्वेश्चंस थे। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड यस, नेक्स्ट वीडियो में ऑब्वियसली वी विल कवर द रिमेनिंग चैप्टर जो हमारे बचे हुए हैं। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो डू कंसिडर टू गिव अ लाइक टू दिस वीडियो एंड कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्टडिंग।